नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल एंड आई एम वेलकम बैक यू टू ऑल फॉर द स्टॉक मार्केट डिस्कशन। और अगेन हमारे साथ हमारे गुड फ्रेंड परिमल आडे जी हैं। वेलकम सर, वेलकम टू स्टडी IQ वंस अगेन। थैंक यू अंकित जी। और आज हम बात करेंगे LIC IPO के बारे में, जिसको लेकर बहुत चर्चा है। लेकिन उसके पहले जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इसको खुद परिमल आडे जी ने बनाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैंने पूरा कोर्स को गो थ्रू किया है। वहां पर आपको 50 हाई क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं एंड उसके स्क्रैच से आप में से ज्यादातर लोग ये होंगे जिनको शायद नहीं पता होगा स्टॉक मार्केट में कैसे करें शुरुआत। तो ये सारी जो दुविधा है वो आपकी खत्म हो जाएगी इस कोर्स के माध्यम से। और इसको आप अवेल करने के लिए जो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन है वहां से जा सकते हैं। 7500 का कोर्स है, आप उसको 33% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित 33 ANKIT 33 और आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। सो लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन ऑन स्टॉक मार्केट टुडे। और आज मैंने सोचा क्यों ना LIC के बारे में बात किया जाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, इसकी चर्चा तो बहुत लंबे समय से चल रही है। आई थिंक मुझे याद है 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट स्पीच में इसके बारे में बात कहा था और डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही थी। और इसको एक प्रकार से ना अरामको मूवमेंट भी बोला जा रहा है। सऊदी अरामको का जो विश्व का सबसे बड़ा IPO आया था और उसका अरामको मूवमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करके बताया जा रहा है। एंड ये हो रहा था IPO आएगा एंड आजकल तो लोगों में बहुत उत्साह हो गया IPO को लेकर। मतलब जिस प्रकार से 2020 में पैंडेमिक आया, लोग घर में बैठे थे, मतलब ऐसा लगा कि शायद ही कोई घर बचा होगा जो कि इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। राइट। एंड प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड था कि बाय मार्च 2022 तक तो आ ही जाना चाहिए ये IPO। मतलब ये तो मान के चला जा रहा था, गवर्नमेंट भी ये कह रही थी। और सेबी का भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया था। जो DRHP होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। और अभी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, वो सब कुछ हम जानने की यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो परिमल जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा तो आपसे ये रहेगा, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो LIC है उसको लेकर इतना ज्यादा बज़ क्यों है? मतलब इतनी चर्चा ही क्यों है कि LIC का IPO आ रहा है? ऐसा क्या आ रहा है मतलब मार्केट के अंदर कि सभी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं? हर कुछ ना कुछ समय के बाद इसकी चर्चा होती है। प्लीज। तो इसका क्रेडिट हमने देना चाहिए जो इनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनको, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट किया गया IPO है। अब क्यों ना मार्केट किया जाए, बिकॉज अगर IPO की साइज की हम बात करेंगे, दो ये नंबर अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है अराउंड 60 to 65,000 करोड़ रुपीस का ये IPO का साइज हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा IPO अगर हम देखेंगे तो वो था पेटीएम का 18,000 करोड़ रुपए का। उसके पहले आई थिंक कोल इंडिया का था अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस, और उसके पहले रिलायंस पावर का IPO हमने देखा था जो बहुत बड़ा आया था। तो इन सारे IPO से एटलीस्ट 3 to 3.5 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स बड़ा IPO ये यहाँ पे आने वाला है। एंड दैट्स व्हाई अगर इतना बड़ा IPO आने वाला है तो उसको रेस्पॉन्स जो चाहिए वो भी काफी अच्छा चाहिए। 65,000 करोड़ रुपीस प्राइमरी मार्केट से रेज करना इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल टास्क। तो ये टास्क डिफिकल्ट है। तो अगर ये प्रोडक्ट बेचना, इतना बड़ा प्रोडक्ट बेचना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए मार्केटिंग भी उतनी ही अच्छी करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाट द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर डूइंग, जो इनके एडवाइजर है LIC के, और उन्होंने वो एक बज़ क्रिएट कर दिया है। आप कोई भी न्यूज़पेपर देखिए, आप कोई भी पोर्टल देखिए जो स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहा है, हर जगह पे LIC IPO के अलग अलग सेक्शंस उन्होंने बिल्ड किए। तो ये कोई वो जो न्यूज़पेपर्स है या फिर वो जो ब्लॉग्स है उन्होंने ऐसे ही खुद से नहीं करेंगे। सो आई थिंक ये एक मार्केटिंग इनिशिएटिव है जो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है और एक सक्सेसफुल मार्केटिंग रहा। बट अभी तक IPO क्यों नहीं आया, आई थिंक ये डिस्कस हम करेंगे इसी वीडियो में। एंड आई थिंक जो आपने बोला ना कि इतना बड़ा अमाउंट प्राइमरी मार्केट से जुटाना, इट्स नॉट इजी थिंग। और कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि इसी की वजह से रिसेंटली शायद गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ किया है कि LIC के अंदर आ सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि एटलीस्ट वो फुली सब्सक्राइब्ड हो। पेटीएम का हमने देखा क्या हालत हुआ था, वो लास्ट डे होते होते आई डोंट नो कैसे किया उन्होंने, बट अल्टीमेटली मैनेज कर लिया। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत शातिर होते हैं सर, वो उनको पता होता है कि कैसे सक्सेसफुल कैसे करनी है चीजें। राइट। मुझे तो लगा कि शायद रह जाएगा, लेकिन पता नहीं लास्ट होते होते वो हो गया। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि व्हाट विल चेंज इन LIC? मतलब LIC एज अ कंपनी अगर हम देखें तो हमने देखा है कि अभी तक 100% गवर्नमेंट ओन्ड है।
तो सभी कुछ आज के डेट में जो चाहे मनमानी करा सकती है गवर्नमेंट। क्या कुछ बदलेगा आईपीओ आने से? आईपीओ आने से होता क्या है एग्जैक्टली मतलब ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए व्यूअर्स को। सी एक तो आईपीओ आ गया तो हर क्वार्टर में उनको रिजल्ट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे पब्लिक को, बिकॉज अभी इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, पहले गवर्नमेंट हेल्ड कंपनी थी। सो अब क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता, कोई भी पीएसयू का सेल जो होता है, ऑफर फॉर सेल, वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो अल्टीमेटली लास्ट रिसॉर्ट ये होता था कि एलआईसी आ गया, पैसे डाल दिए एंड वो सेल सक्सेसफुल कर दिया। अब ये जो चीजें है ना, ये स्क्रूटिनाइज होंगी। सो यहाँ पे जो एक सो कॉल्ड सपोर्ट गवर्नमेंट को हमेशा दिया जाता था एलआईसी की तरफ से, वो सपोर्ट शायद जारी रहेगा, बिकॉज स्टिल 95% होल्डिंग गवर्नमेंट की रहने वाली है, तो वो सपोर्ट जारी रहेगा, बट हर वो सपोर्टिव मूव जो होगा वो स्क्रूटिनाइज हो सकता है। सो आई थिंक डिस्क्लोजर्स वगैरह वो जो चीजें है वो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेंगी कंपनी को। प्लस जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड है इंडिया में, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ हुआ, एसबीआई लाइफ हुआ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हुआ, तो ये कंपनीज को पहले एक स्केर्सिटी प्रीमियम मिला था। मतलब जब पहले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट हुई तो और कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तो उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलता था। फिर एसबीआई, फिर आईसीआईसीआई, सो मतलब ऑप्शंस अवेलेबल ज्यादा हो गए। अब तो सबसे बड़ा कंपनी एलआईसी आ रहा है, सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एलआईसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनके वैल्यूएशंस थोड़े से वहां पे इंपैक्ट हो सकते हैं ओवरऑल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। प्लस एक अच्छा खासा लिक्विडिटी मार्केट से सक हो सकता है बिकॉज ऑफ 65,000 करोड़ रुपीस ऑफ आईपीओ। तो ये चैलेंजेस रहेंगे मार्केट को, और इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है कि करे या ना करे, लॉन्च करे या ना करे, या फिर सिचुएशन जो है मार्केट की अच्छी होने दे, उसी के बाद लॉन्च करेंगे। सो वो वही दुविधा में फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। यस, राइट। तो जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं इस समय, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का टारगेट होता है, लाइक हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो एक तो ये बताइए कि क्या ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय है क्या ये सही है? मतलब किस तरह से आप इसको देखना चाहेंगे, लाइक और किस तरह से गवर्नमेंट का टारगेट अचीव हो सकता है? दोनों थोड़ा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें। यस, सो आई थिंक ये जो आंसर होगा ये यहाँ पे पहले, मतलब आप बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स कवर करते हो, तो वहां यहाँ पे, और हमने लास्ट 7 सालों में देखा है एक पोलराइजेशन है, आप तो ये इस तरफ हो या उस तरफ हो, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल, सो विल ट्राई एंड बी न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम थोड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। सी अल्टीमेटली कैसा है, अगर आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो, एंड वहां पे मेजोरिटी जो डिसीजंस हो रहे हैं वो ब्यूरोक्रेटिक वे से हो रहे हैं रादर देन बिजनेस वे से, एफिशिएंसी वगैरह देखी नहीं जा रही है, तो मुझे ऐसे लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ बेटर थिंग कि प्राइवेट बिजनेसेस, प्राइवेट प्लेयर्स आके बिजनेसेस करे और गवर्नमेंट गवर्नेंस का काम करे कि भाई वहां पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एंड पॉलिसीज वो जो है वो डेवलप करे। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल अगर आपको लाना है सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं देश बेचा जा रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिकल रैलीज में वो हुआ तो वो हम समझ सकते हैं, बट हम और आप अगर सीधे समझ रहे, उसके एडवांटेजेस समझ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है। जो एक्चुअल मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है ना सर, कि जैसे गवर्नमेंट ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसको 50 रुपए का जीडीपी जनरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बट अगर एफिशिएंसी अच्छी नहीं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अगर सही नहीं रही, सो देन वो 10 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो हार्डली 20 रुपए 30 रुपए का जीडीपी जनरेट करता है, एंड दैट्स व्हाई डिसइन्वेस्टमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पॉइंट ये है कि, और अल्टीमेटली अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई इंडियन कंपनी ही आके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, जॉब्स जनरेट कर रही है, मोर एफिशिएंटली काम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। सो ओवरऑल मैं डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, सो आई फील दिस इज अ पॉजिटिव थिंग टू डू। जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी नजर आती है ऐसे चीजों में। अब वहां पे थोड़े से डिस्कशन हो सकते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाहर से प्लेयर्स और ज्यादा आएंगे इंडियन मार्केट में, तो मार्केट्स और ज्यादा मैच्योर होंगे। सो मैच्योरिटी आएगी मार्केट में, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, कैपिटल रेज करने की जो कैपेसिटी है इंडियन मार्केट्स की वो और ज्यादा बढ़ेगी।
तो ये सारी चीजें फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी हो सकती है। अभी कैसा है, अगर पैसा रेज करना है किसी कंपनी को तो वो मेजरली जाता है बैंक के पास डेट कैपिटल लेके। इक्विटी कैपिटल मार्केट्स इतने अपने वाइब्रेंट नहीं है, तो ये जो चीजें है ना, बाहर के प्लेयर्स आएंगे, ज्यादा स्क्रूटिनी होगी, तो मुझे लगता है ये प्रोसेस और ज्यादा अच्छी होगी। एंड दैट्स व्हाई डिसइन्वेस्टमेंट ये एक अच्छी चीज है, बट प्रॉपरली, मतलब गवर्नेंस रखे ना, गवर्नमेंट ने गवर्नेंस पूरा रखना चाहिए, बट बिजनेस में ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो आई एम ऑफ दैट ओपिनियन। बाकी मेजोरिटी अपने इंडिया में कैसा है, या तो कांग्रेस यूपीए है या फिर एनडीए है। अगर आप देखोगे ना, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए दोनों की थॉट प्रोसेस सेम है, बट दोनों एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं। सो मुझे आई फील कि दिस इज अ राइट डायरेक्शन वी आर गोइंग इनटू। बाकी जब पॉलिटिकल रैलीज होंगी तो उसके लिए पीपल कैन हैव दैट टिपिकल पोलराइजेशन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आई फील दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि जो एसेट्स है उनको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, ना कि उनको अनप्रोडक्टिव रखे। अब जैसे रेलवेज वगैरह की बातें होती है, या फिर एयर इंडिया की जो अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ उसकी बात हुई, तो आई फील कि इट इज गुड दैट कि अब एक प्राइवेट प्लेयर के पास चला गया है, अदरवाइज आप पंपिंग करते जा रहे हो पैसा और लॉसेस बढ़ाते जा रहे हो। सो व्हाट इज द पॉइंट? सो इट्स बेटर कि आपने वो एक कंसेप्ट होती है ना, जैसे आई डोंट बिलीव इन दैट कंसेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस इन स्टॉक मार्केट। सो वो नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिंग का होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ऐसे अगर गलतियां हो रही है तो इट्स बेटर टू स्टॉप लॉस अप्लाई करना चाहिए and sell that particular entity and let an efficient management manage that particular thing. Otherwise हमने ट्राई तो किया ही है ना ये चीजें, बट वो इतनी एफिशिएंटली हो नहीं रही है, तो इट्स बेटर कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए यहाँ पे ऐसी चीजों में। एंड बिल्कुल सही बताया आपने। एंड इनफैक्ट मुझे अभी एक चीज और ध्यान आ रहा है कि कई लोग का ये सवाल होता है दैट कि जब कोई चीज अच्छा चल रहा है, एलआईसी जब अच्छा चल रहा है, तो अभी क्यों करना? मतलब प्रॉब्लम ये है कि जब हम क्या वेट करें किसी चीज का बुरा हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो नीचे, क्या हमें वेट करना चाहिए? तो ऐसा इस थॉट प्रोसेस अगर हमें देखेंगे तो शायद चीजें नहीं बढ़ पाएंगी। और इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए बीपीसीएल का, मुझे याद है शायद अटल बिहारी वाजपेयी के समय से उसको डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। आज के डेट में जो रियल वैल्यू है बीपीसीएल की हम देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। एंड तो यहाँ पर एक तो यह है कि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये चीज बिकॉज उनका जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, आई थिंक अभी उन्होंने 1.75 लाख करोड़ रखा, वो तो हो नहीं पाया। आई थिंक अच्छा खासा मिस हो गया वो। सो अब ये भी आई थिंक 65-70,000 वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगा। बट मार्केट इज नॉट टेकिंग इट निगेटिवली। उनको पता है कि यार ये महीना नहीं तो नेक्स्ट महीने में तो आईपीओ आ ही जाएगा, अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक तक एलआईसी का आईपीओ आ ही जाएगा। दैट्स व्हाट द फीलिंग इज। राइट। सो आपने ये बोला कि ये आने वाला आईपीओ, तो वह इसका रिलेशन क्या है? मतलब यूक्रेन वॉर से ऐसा क्या हो गया है? मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि आना ही आना है, तो ये डिले क्यों होता जा रहा है? और इसका यूक्रेन वॉर से क्या इंपैक्ट है? क्यों डिले करना है आखिरकार? सो अंकित जी, यहाँ पे जब बारिश होती है तो मशरूम्स आते हैं। सो यूफोरिया जब होता है मार्केट में ना, तो आईपीओज आर लाइक मशरूम्स। सो ये उसी समय पे अगर आएंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज वो टिक नहीं पाते। और इतना बड़ा आईपीओ जिसमें एक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट चाहिए। आप देखिए ना, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, इसे सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं और अभी मार्केट एक 8-10% गिरा था और आपकी वो 10 लाख की वैल्यू 9 लाख हो गई है। एंड नए इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में। सो एक फीलिंग आती है, भले आपके पास पैसा है 2 लाख रुपए, बट आप बोलोगे यार पहले ही डाउन है यार, आई विल नॉट इन्वेस्ट। सो वो, बट वही अगर आपका 10 लाख रुपए का वैल्यू 12 लाख होता तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते, बहुत पॉजिटिव रहते, यार मार्केट में तो पैसा बनता है। सो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है, हाँ यार आईपीओ आया, आई विल अप्लाई टू दैट आईपीओ। सो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड ऐसा नहीं है कि छोटा सा आईपीओ है भाई 2-4 हजार करोड़ रुपए का, 65,000 करोड़ रुपीस का अगर आईपीओ आ रहा है तो उसको वो अगर आपको एक सक्सेसफुल करना है तो फिर उसमें पार्टिसिपेशन अच्छा खासा चाहिए। रिटेल पब्लिक को भी अच्छा खासा उन्होंने एलोकेशन दिया है, पॉलिसी होल्डर्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया है उसमें, कि अगर आपके पास पॉलिसी थी 28 फरवरी तक, अगर आप पॉलिसी होल्डर थे एलआईसी के और आपने आपका डीमैट अकाउंट और आपका पैन लिंक कर दिया है पॉलिसी से, तो आपको वो 10% का एक एक्स्ट्रा कोटा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी तक एग्जैक्ट डिटेल नहीं आया, बट दैट्स व्हाट द डिस्कशंस आर कमिंग अप। सो आई थिंक उन्होंने कुछ 1-1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है उसके अंडर, कि अपने पॉलिसी डिटेल्स और डीमैट अकाउंट एंड पैन नंबर्स को लिंक कर दिया है। सो आई थिंक इट मींस वो एक एक्स्ट्रा डिमांड उन्होंने क्रिएट की है। वो डिमांड क्रिएट हुई है, बट एग्जीक्यूट हुई है क्या, वो तो आईपीओ में ही पता चलेगा। एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली हमने देखा है कि मार्केट्स अगर गिरते हैं, गिरे हुए मार्केट्स में आईपीओस को जो रेस्पॉन्स होता है वो काफी खराब होता है,
कंपेयर टू एक यूफोरिया जब होता है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, ऑप्टिमिज्म होता है, दैट टाइम आईपीओ काफी आराम से सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट इतना बड़ा आईपीओ के लिए डेफिनेटली देयर इज अ चैलेंज। तो गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी रिस्क, बिकॉज अगर 90% रेस्पॉन्स नहीं मिलता आईपीओ को, तो वो आईपीओ उनको कैंसिल करना पड़ता है, पैसे वापस देने पड़ते हैं। सो दे कांट टेक अ चांस इन दीज मार्केट्स, दैट्स व्हाई दे आर वेटिंग कि भाई ये इसका एक बार सॉल्यूशन आ जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इमीडिएटली आ जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है दे विल लॉन्च दिस आईपीओ। लेट्स सी वो कब आता है अभी। राइट। जब आप ये बोल रहे थे तो मुझे एक स्टॉक का नाम याद आ रहा था, दैट इज एसबीआई कार्ड। मुझे याद है 2020 में उसका ऐसा टाइमिंग हो गया उसका, एंड इन्वेस्टर्स बेचारे नाराज जिनको मिला था वो लोग एक्साइटेड थे कि अच्छा चलो आईपीओ, और लग भी रहा था कि उसकी लिस्टिंग काफी 30-40% ऊपर होगी। और उसके बीच में पैंडेमिक आ गया और पूरा बैंड बज गया, मतलब 750 का आईपीओ 500 रुपए तक नीचे गया था वो। राइट। आई थिंक अभी तो सही चल रहा होगा, कितना अभी 700-800-900 के बीच में चल रहा है। वो 1100-1150 तक भी टच किया था। सो कभी अगर स्टॉक्स पे डिस्कशंस करेंगे तो वी विल डेफिनेटली कवर दैट कंपनी आल्सो। यस एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो है वो सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। डेफिनेटली विल डूइंग दैट वेरी सून। राइट। और ठीक है, तो एक चीज और व्यूअर्स हमारे जानना चाहेंगे, दैट इज अगर इतना बड़ा आईपीओ आता है इतने बड़े साइज का, और भारत के लिए एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट होने वाला है जब ये आईपीओ आएगा, तो इस तरह के आईपीओ का क्या स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है, किस तरह का असर पड़ता है, लाइक हाउ टू लुक एट इट, इम्पैक्ट कैसे हम देख सकते हैं स्टॉक मार्केट पर, वो थोड़ा सा आप बताइए। आई थिंक फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ऑलवेज गुड कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी है जो अनलिस्टेड थी अभी तक और वो लिस्ट हो गई है। सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव थिंग। बट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 65,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी मार्केट से सक आउट हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई कि ये निगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सबके अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है ये स्टॉक बेच दिया, वो स्टॉक आईपीओ खरीदने के लिए ये स्टॉक बेच देंगे, तो सप्लाई दूसरे स्टॉक्स का वहां पे बढ़ सकता है टू क्रिएट अ डिमांड फॉर एलआईसी आईपीओ। इसीलिए तो इन द शॉर्ट ड्यूरेशन 65,000 करोड़ रुपीस मार्केट से सक आउट करना कैन बी लिटिल निगेटिव फॉर द मार्केट्स। तो इसीलिए पॉजिटिव होना मार्केट का जरूरी है। बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, इतनी बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट 65-70% का मार्केट शेयर है उस कंपनी का, वो कंपनी का लिस्ट होना इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जब इन्वेस्टर्स को, अब जैसे हम बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिन कंपनीज की या तो आप प्रोडक्ट यूज करते हो या फिर सर्विसेज यूज करते हो। तो इन अ वे एलआईसी के बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, पॉलिसी होल्डर्स है, बहुत सारे मतलब सर्विसेज यूज करते हैं एलआईसी की। तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज अ गुड थिंग इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट सजेशन हमेशा यही होता है कि जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। और एलआईसी का बिजनेस समझने के लिए थोड़ा सा आसान है, बिकॉज पार्टिसिपेशन जो है इन्वेस्टर्स का वो बहुत ज्यादा होता है। एलआईसी की पॉलिसी होल्डर्स हमने देखे, आई थिंक कुछ 40-50 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है एलआईसी के, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि इट्स वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट। राइट। बहुत ही अच्छा आपने समझाया वो चीज। और यहाँ पर एक चीज मुझे और देखना था, और आई थिंक व्यूअर्स भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड होंगे, दैट कि कोई भी जो बड़ी कंपनीज का आईपीओ आता है उसका वैल्यूएशन लगाना कितना टफ होता है एक्चुअल में। एंड मुझे इससे एक एग्जांपल भी याद आ रहा है, दैट आईआरसीटीसी का एक एग्जांपल। काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, सरकार का क्रिटिसिज्म हुआ था कि सरकार ने इतना वैल्यूएशन क्यों कम कर दिया, सरकार को और ज्यादा पैसे आ सकते थे, क्योंकि लॉन्च होते ही, आईपीओ लॉन्च होते ही काफी अच्छा मुनाफा हुआ था इन्वेस्टर्स को। तो एलआईसी में भी आई थिंक कि बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्या एग्जैक्टली वैल्यूएशन रखा जाए। राइट। एंड सो यहाँ पे कैसा था, एक तो एलआईसी के जो प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स बहुत कम है, ऐसे 250 करोड़ 300 करोड़ ऐसे प्रॉफिट्स वो क्वार्टरली रिपोर्ट करता है एलआईसी। सो प्रॉफिट के एंगल से हम एलआईसी को वैल्यूएट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज एलआईसी का कैसे होता था कि जो भी पैसा प्रीमियम के तौर पे उनके पास आता है, सो एक्चुअली दे इन्वेस्ट दैट मनी इनटू मार्केट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट सिक्योरिटीज वगैरह सब में इन्वेस्ट वो करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी मैच्योरिटीज आ रही है पुरानी पॉलिसीज की, वो पे आउट कर देते, जो भी क्लेम्स आ रहे उनके पास वो क्लेम कर देते, और बचा हुआ जो पैसा होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, बट उसका शेयरिंग अलग अलग होता है। तो उसमें से 95% जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 95% का पैसा वो पॉलिसी होल्डर्स के साथ एज अ बोनस शेयर करते हैं, एंड 5% गोज टू दी शेयर होल्डर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब उन्होंने वो लॉ चेंज किया है
और उन्होंने ये बोला है कि भाई 90% जो पैसा होगा वो हम पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे एंड 10% जो होगा वो शेयर होल्डर्स के पास होगा। यहां पे दो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज होती है, पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज एंड नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज, नॉन पार और पार, ऐसे दो पॉलिसी टर्म्स होते हैं। तो पार्टिसिपेटरी में ये मतलब शेयर होल्डर्स के साथ, सॉरी पॉलिसी होल्डर्स के साथ वो प्रॉफिट शेयर होते हैं। अब यहां पे कैसा है, जो नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज होती थी वो भी पैसा उसमें से कुछ अगर प्रॉफिट आता था तो वहां का प्रॉफिट भी इनके पास चला जाता था 95% टुवर्ड्स दीज एज अ बोनस टुवर्ड्स दीज पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज। बट अभी गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, सिर्फ पार्टिसिपेटरी वाली जो पॉलिसीज है वहीं का पैसा आपके साथ शेयर होगा, नॉन पार्टिसिपेटरी वालों का जो पैसा वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, नाउ दैट मनी विल गो टू द शेयर होल्डर्स। एंड दैट्स व्हाई आने वाले समय में जो प्रॉफिट्स हमने एलआईसी में देखे 250 करोड़ 300 करोड़ क्वार्टरली, मुझे लगता है ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जा सकते हैं आने इन कमिंग क्वार्टर्स। सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। और बाकी इसका एक टर्म होता है एम्बेडेड वैल्यू इंश्योरेंस कंपनीज का। मतलब क्या कि आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स जो है उनको डिस्काउंट करके वो वैल्यूएशन निकालते हैं, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट हैज डन। और एलआईसी ने जो कैलकुलेशंस किए, उनके जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे उन्होंने कैलकुलेशंस किए एंड दे हैव अराइव्ड एट अराउंड 5.3 लाख करोड़ रुपीस का एम्बेडेड वैल्यू। तो अगर हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं या फिर एसबीआई की करते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, तो इनका जो एम्बेडेड वैल्यू है दैट इज अराउंड 30 to 33,000 करोड़ रुपीस पर कंपनी। और उनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से दे आर अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 80,000 करोड़ रुपीस टू 1 लाख करोड़ रुपीस। सो मतलब 3.5 टाइम्स या 4 टाइम्स तक उनका वैल्यूएशन है। तो अगर एलआईसी का वैल्यूएशन हम देखते हैं तो 5.39 या 5.34 लाख करोड़ रुपीस का एम्बेडेड वैल्यू है। तो उसको अगर हम ये प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या फिर एसबीआई का वैल्यूएशन मल्टीपल लगाते हैं एम्बेडेड वैल्यू का, then the valuation would be between 15 lakh crore rupees to 20 lakh crore rupees। बट अब कैसा है कि अगर 20 लाख करोड़ रुपीस का आप वैल्यूएशन रखोगे और 5% अगर आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो 1 लाख करोड़ रुपए का वो आईपीओ हो जाएगा, और वो सक्सेसफुल होना अगेन देयर इज अ चैलेंज। तो इसीलिए अब वो निकाल कितना रहे, 5% ही निकाल रहे। अगर मार्केट को लगता है यार इसका एक्चुअल वैल्यूएशन 15 लाख 20 लाख करोड़ है, तो जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा वो कंपनी का स्टॉक बाद में भाग जाएगा। सो दैट्स व्हाट, सो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स जिनसे वो पैसा उठा रहा है उनको भी वैल्यू एड टेबल रख रहा है, एंड प्लस इनका भी जो टारगेट है 65,000 करोड़ रुपीस रेज करने का वो भी वो कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे वो बैलेंसिंग एक्ट है। अगर बैलेंसिंग एक्ट में कुछ गलत हो गया तो आईपीओ अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दे वांट टू मेक दिस आईपीओ सक्सेसफुल एंड दे वांट टू गिव दिस वैल्यू आल्सो टू द इन्वेस्टर्स कि भाई आपको भी टेबल पे वैल्यू रखा है, तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी मिलेंगे आफ्टर लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग गेन्स स्पेसिफिकली। सो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि जो मार्केट का एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। निगेटिव मार्केट अगर हो गया और अगर चलो आपने आईपीओ सक्सेसफुल कर दिया और बाद में नीचे आ गया, तो पेटीएम की क्या हालत हो रही है हम सब रोज देख रहे हैं। सो दैट्स नॉट पॉजिटिव। सो फिर वो निगेटिव इंपैक्ट जो होता है उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट बहुत निगेटिव होता है। हमने देखा ना जो पेटीएम के साथ हुआ वो अब ऑलमोस्ट सारी न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के साथ हो रहा है। सारे के सारे स्टॉक्स 50, 60, 70% नीचे आ चुके हैं। जो मोबीक्विक नाम की कंपनी उसका आईपीओ आने वाला था वो भी अब नीचे ट्रेड हो रहा है अनलिस्टेड में। सो दैट्स दी मतलब ये रिपल इफेक्ट्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज वेरी कॉशियस कि भाई वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, वैल्यू एड टेबल इन्वेस्टर्स को भी अवेलेबल होना चाहिए, एंड प्लस जब लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन भी तो बढ़ जाएगा। बिकॉज आने वाले समय में गवर्नमेंट को ये जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट से 5% का किया है, आने वाले आई थिंक दे विल हैव टू डिक्रीज दैट स्टेक टू 90%, फिर 85%, 80%, 70%। अभी तक उन्होंने वैसा कोई रूल पास नहीं किया। अप टू 90% भी वो जा सकते हैं नेक्स्ट 3 साल में, 5 साल में। दे हैव टेकन द एक्सेप्शन। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की कंपनी है तो लॉ पास करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। सो बट लॉजिकली अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो प्रमोटर शुड नॉट होल्ड मोर देन 75% इन दैट कंपनी। सो आने वाले समय में वो होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट। राइट राइट, तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें आपने। और आखिरी में अल्टीमेटली जाने से पहले इन्वेस्टर्स को, जो व्यूअर्स हैं, उनको एक ही मतलब होता है, इन्वेस्ट करें ना करें, आप बता दीजिए प्लीज। इन्वेस्टर्स को जब आएगा ये एक रिजर्व रखेंगे, जब आईपीओ एक्चुअल लॉन्च होगा ना सर, हम एक 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें वैल्यूएशन का डिस्कशन करेंगे। अभी तक वैल्यूएशन ही सामने नहीं आया है, बट डेफिनेटली अगर 10 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे अगर कंपनी लाती है आईपीओ को, सो इट इज लुकिंग अट्रैक्टिव कंपेयर टू दी पियर्स जो लिस्टेड है।
बट अगर 15 लाख 20 लाख करोड़ आया तो देन थोड़ा सा वॉच करना ही सही रहता है. सो तो एक बार उनका डिटेल्स आने दीजिए, एक छोटा सा 5-7 मिनट का डिस्कशन हम डेफिनेटली उस पर करेंगे. यस, मुझे लगता है कि काफी लोग तो भले ही कोई भी वैल्यूएशन पे आ जाए, मुझे लगता है काफी लोग तो इसीलिए इन्वेस्ट कर देंगे, अपने आप में हिस्टोरिक मोमेंट है. तो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स भी लगा ही देंगे एक बार कि चलो भाई इसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने. राइट. डेफिनेटली. ठीक है, आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन रहा है एलआईसी के बारे में, बहुत कुछ जानने को मिला होगा. एंड वंस अगेन सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि परिमल आडे जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, अवेलेबल है. जस्ट चेक आउट, गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट भी जा सकते हैं, वहां मिल जाएगा, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाइए. अंकित 33 कोड इस्तेमाल करिए, डायरेक्ट 33% का डिस्काउंट है. सो एक और स्टॉक मार्केट के डिस्कशन के साथ नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपके साथ. एंड थैंक यू सो मच परिमल जी, वंस अगेन बहुत ही अच्छा. माय प्लेजर अंकित जी. थैंक यू.